नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस ऑब्लिक बिहार एसएससी दोनों का क्लास मैं कंटिन्यू करा रहा हूं। उसी क्रम में मैं साइंस का क्लास लेकर के आया हूं। इससे पहले मैं 6 वीडियो आप लोग को दे चुका हूं। अगर उनको नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार पुलिस 2.0 और बिहार एसएससी, दोनों में आपको मिल जाएगा। यह वीडियो जो है यह तरंग एवं ध्वनि, जी हाँ, लेकिन ध्वनि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें केवल और केवल तरंग के बारे में पढ़ेंगे। तरंग के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। किस तरंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है ना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिटेल में बिल्कुल समझते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक, सबसे पहले शुरू करते हैं, तरंग है क्या। तो देखिए, माध्यम हो या निर्वात हो, दोनों की मैं बात कर रहा हूं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा स्थानांतरण करने वाले विक्षोभों को, जी हाँ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा स्थानांतरण करने वाले विक्षोभों को ही तरंग कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको दो तरीके से पढ़ना है। एक पढ़ना है यांत्रिक तरंग और दूसरा जो है वह पढ़ना है विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग में आप अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग में आप और भी पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यांत्रिक तरंग में हम लोग पढ़ते हैं अनुप्रस्थ तरंग। यहां पर पूछता है कि भैया अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण, तो आप बताएंगे पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, और प्रकाश भी एक तरीके से अनुप्रस्थ तरंग का ही उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग में पूछता है ध्वनि कैसी तरंग है, तो आप बताएंगे ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट है, ध्वनि अनुदैर्ध्य है, ध्यान दीजिएगा। ध से ध्वनि और ध से धैर्य याद रखिएगा। पूछता है, ये फंस जाते हैं आप लोग, ध्वनि अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है। और देखिए, प्र से प्रकाश और यहाँ प्र से अनुप्रस्थ, ये दोनों आप याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब मैं बता दूँ अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये तरंग है, ठीक, इसको यहाँ से यहाँ तक सफ़र तय करना है, ठीक, ओके। यहाँ तक जाने में ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ये जा रही है, मतलब अपने जो मार्ग है उसके गति के लंबवत ये जा रही है, ठीक ना। अगर इस तरीके से जाए तो आप बताएंगे कि सर ये अनुप्रस्थ तरंग है। जैसे आपने शराबी को देखा होगा, दारू कोई पी लिया तो कभी इधर लटकेगा, फिर इधर जाना उसको सीधा है, लेकिन कभी इधर लड़खड़ा जाएगा और कभी इधर लड़खड़ा जाएगा। तो जब दाएं बाएं होकर के आगे जाए तो समझिएगा कि यह अनुप्रस्थ है, ठीक ना। इसमें भी यही चीज है, जाना इसको यहाँ है, लेकिन ये ऐसे 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 चल रही है। तो ये समझ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लिए फिर मैं बताऊंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक ना। तो ये अगर अपने सीधे मार्ग में जाने के बजाय जाएगी तो सीधी, लेकिन कैसे कैसे घूम घूम करके तो अनुप्रस्थ। और अनुदैर्ध्य में होगी कि भैया ये सीधा ही जाएगी, इसी तरीके से जाएगी, जिस दिशा में जाना है उसी दिशा में जाएगी, ठीक ना। जैसे शराबी को देखते हैं, आगे जाना है तो ऐसे ऐसे करके चलेगा, दाएं बाएं नहीं घूमेगा, तो वह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण हो जाएगा, जो ध्वनि आपका है। यहाँ प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, लेकिन प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये भी मैं बताऊंगा क्यों इसको अनुप्रस्थ कहते हैं, ये भी मैं बताऊंगा, सब्र करिए। अब हम लोग यांत्रिक में हम लोगों ने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के बारे में जाना, बाकी ध्वनि के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इस पर हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे, देखते हैं, आइए। विद्युत चुंबकीय तरंग यह निर्वात में भी चल सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंग यह निर्वात में भी चल सकती है। माध्यम में तो चलेगी ही, लेकिन अगर माध्यम ना भी मिले तब भी ये चलेगी, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये पूछता है माध्यम ना भी मिले तब भी चलेगी, इसके लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्सरे तरंगे इत्यादि, ठीक, यहां तक ध्यान दीजिएगा। अब पूछता है एग्जामिनर, भैया एक्सरे तरंगे हैं, किसका उदाहरण, तो बताएंगे विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है।
रेडियो तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझते चलिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि प्रकाश विद्युत तरंग 7 हैं कुल मिलाकर के, 7 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, 7 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले रेडियो तरंग पढ़ेंगे, फिर सूक्ष्म तरंग पढ़ेंगे, फिर अवरक्त तरंग पढ़ेंगे, फिर दृश्य तरंग पढ़ेंगे, परावैगनी पढ़ेंगे, एक्सरे पढ़ेंगे और आखिरी में गामा पढ़ेंगे और इनके उपयोग को भी जानेंगे, ठीक ना। यह जो मैं लिखा हूँ 1 से 7 तक, 1 से 7, तो देखिए सबसे कम, अच्छा मैं लास्ट में बताऊंगा, ये जो गामा किरणें हैं ये लास्ट में बताऊंगा और उनके फंक्शन जो हैं वो भी मैं साथ साथ ही बताता चलूंगा। मैं सोच रहा था कि आपको यहीं पर बता दूं, लेकिन नहीं, मैं आपको जैसे रेडियो पढ़ाऊंगा तो रेडियो के बारे में बता दूंगा, इस तरीके से मैं बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, रेडियो तरंग की खोज, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि रेडियो तरंग की खोज तो आप बताएंगे हर्ट्ज ने किया है। किसने किया है? हर्ट्ज ने इसकी खोज करी है, ठीक। सूक्ष्म तरंगे की खोज किसने की है भैया? तो जेसी बोस ने की है। कहीं कहीं आपको मार्कोनी भी मिल जाएगा, ठीक ना। तो दोनों आप याद रखिए, जेसी बोस और मार्कोनी, ठीक ना। आगे चलते हैं। अवरक्त तरंग की खोज, अवरक्त तरंग की खोज हर्शल ने की है। अवरक्त तरंग को आप इंफ्रारेड भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर इंफ्रारेड पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अवरक्त क्या है और इंफ्रारेड क्या है, ठीक ना। रक्त का रंग लाल होता है और इंफ्रारेड, रेड मतलब भी लाल होता है, तो ऐसे करके आप याद रखिएगा। तो इसकी खोज हर्शल ने की है। परावैगनी किरणें की खोज रीटर ने की है, ठीक ना। और हाँ, एक्सरे किरणें की खोज रॉन्टजेन ने की है। और गामा किरणें की खोज कहीं कहीं आपको वैकुलर और पॉल विलॉर्ड मिल जाएगा, तो दोनों इसका आंसर है। तो गामा किरणें की वैकुलर या पॉल विलॉर्ड। तो ये 7 आपने देखा। हमने एक को छोड़ा, किसको छोड़ा? दृश्य विकिरण। तो दृश्य विकिरण जो देखते हैं आप, जिस प्रकाश को देखते हैं, जिस प्रकाश से हम देखते हैं, उसकी खोज न्यूटन ने की। और इन्होंने ही बताया कि यह दृश्य प्रकाश जो है इसमें 7 कलर हैं, ठीक ना। कलर वाला जो है सिस्टम, ये हम लोग जब प्रकाश पढ़ेंगे उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए इन किरणों के उपयोग, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेडियो तरंग। इसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। देखिए ये सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, और सबसे कम गामा, ठीक ना। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। रेडियो इसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। तरंग दैर्घ्य मतलब, अच्छा, तरंग दैर्घ्य, आवर्तकाल और आवृत्ति, ये हम तीनों आखिरी में बताएंगे। तरंग दैर्घ्य होता क्या है, वेवलेंथ होता क्या है। वैसे एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने देखा, मैं फिर से यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे प्रकाश ये ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक ना, इसको जाना है सीधे, लेकिन ये घूम रही है, तो तरंग दैर्घ्य किसको कहते हैं? देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यही है वेवलेंथ। क्या है? यही है वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्घ्य, ठीक। और इसको, इस वाले भाग को श्रिंग कहते हैं और इस वाले भाग को गर्त कहते हैं, ठीक ना। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से एक श्रिंग से दूसरे श्रिंग के बीच की दूरी को ही हम लोग वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब चलें। तो अगर पूछेगा कि सर्वाधिक लंबा तरंग दैर्घ्य, तो आप बताएंगे कि भैया रेडियो, किसका? रेडियो की जो तरंग दैर्घ्य है, रेडियो किरणें की, रेडियो तरंगे की, उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी है। इसका उपयोग होता है भाई एफएम में, ठीक ना। आप रेडियो एफएम सुनते हैं ना, एफएम में, सैटेलाइट में, रडार में। देखिए कार जो रिमोट वाला होता है, कार टॉय टाइप का, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और रेडियो टेलीस्कोप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। डीटीएच, एफएम, सैटेलाइट, रडार, कार, रिमोट, रेडियो टेलीस्कोप में इसका प्रयोग, रेडियो टेलीस्कोप में इसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो ये आपने रेडियो तरंग के बारे में देखा। अब आप देखेंगे सूक्ष्म तरंग, यानी कि सूक्ष्म तरंग के उपयोग, ठीक ना। इसके उपयोग में होता है, इसकी किसका प्रयोग होता है? तो देखिए माइक्रोवेव, आपने देखा होगा कि एक आता है खाना गर्म करने वाला, उसमें रखिए खाना को और थोड़ी देर घूमेगा फिर गर्म हो जाएगा, है ना। तो उसमें भी इसी का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंग का। मोबाइल फोन जो वाईफाई होता है आपका या फिर ब्लूटूथ होता है, तो इसमें भी सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज भी ध्यान देंगे। अब चलते हैं अवरक्त किरण। अवरक्त किरण का प्रयोग,
अवरक्त किरण को इंफ्रारेड भी कहते हैं और इसे तापीय विकिरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तापीय विकिरण भी कहा जाता है। ये मान के चलिए कि हर गर्म चीज से यह निकलते रहता है, ठीक ना, हर गर्म चीज से यह निकलते रहता है, ये दिमाग में आप मान लीजिए। इसका उपयोग टीवी रिमोट में, नाइट विजन कैमरा में और थर्मल इमेज बनाने में, इसका थर्मल इमेजिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में आपको यहीं से पूछता है भाई थर्मल इमेजिंग में प्रयोग अवरक्त किरण का होता है, इंफ्रारेड का होता है, ध्यान दीजिएगा। दृश्य प्रकाश, जिसके बिना हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, तो दृश्य प्रकाश का प्रयोग होता है देखने में, और पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, वहीं लाइफ फाई में भी होता है इसका प्रयोग, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसके बाद परावैंगनी किरण के बारे में चलते हैं। तो इसका वाटर प्यूरिफायर में होता है, यानी वाटर को, पानी को प्यूरिफाई करने में इसका प्रयोग। जाली दस्तावेजों को जांच करने में, जो नकली दस्तावेज होते हैं उनको जांच करने में इसका प्रयोग किया जाता है परावैंगनी किरण का, ठीक। अब हम लोग चलते हैं एक्सरे किरण का। तो एक्सरे करने में, सिक्योरिटी स्कैनर में, हीरे में दरार का पता करने में, ठीक ना, आणविक संरचना के अध्ययन में और CT स्कैन में, इन सब में एक्सरे किरण का प्रयोग होता है। यह नुकसान, यह क्या और भी, ये भी सब नुकसानदायक ही होता है ना। ज़्यादा एक्सरे वैसे बिना मतलब का करवाना भी नहीं चाहिए, नुकसानदेह होता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। गामा किरण की चलते हैं। गामा किरण सबसे कम तरंगदैर्घ्य, जैसे आपने यहाँ देखा सबसे अधिक, और गामा किरण जो होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे कम तरंगदैर्घ्य। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। लेकिन गामा किरण का तरंगदैर्घ्य कम होने की वजह से इसमें जो पावर होता है, वेधन क्षमता, यह सर्वाधिक होती है। यह लोहे के चादर को भी पार कर जाता है गामा किरण, ठीक ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। प्रकाश में 7 रंग हैं, ऐसा किसने बताया? तो न्यूटन ने ये बताया है, ठीक ना। आवृत्ति जो होती है वह आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। आवृत्ति जो होती है वह आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। आवृत्ति क्या होता है ये भी जरा ध्यान दीजिएगा। किसी भी तरंग द्वारा 1 सेकंड में जितनी बार वह दोलन करता है उसको आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, 1 सेकंड में जितनी बार वह दोलन करता है, जैसे 1 सेकंड में 10 बार दोलन किया है, ठीक, तो इसकी आवृत्ति बताएंगे। आवृत्ति का मतलब यही है कि 1 सेकंड में वह कितनी बार दोलन कर रहा है, वह आवृत्ति हुआ, ठीक। और आवर्तकाल 1 बार दोलन करने में कितना समय लगा, वह उसका आवर्तकाल हो गया। आवृत्ति और आवर्तकाल समझ रहे हैं। आवृत्ति 1 सेकंड में कितनी बार दोलन करता है तो उसकी शक्ति ही आवृत्ति है। 1 सेकंड में कितनी बार, जो ज़्यादा बार दोलन किया तो इसकी आवृत्ति ज़्यादा है, जो कम दोलन किया इसकी आवृत्ति कम है, समझ रहे हैं। और आवर्तकाल कि एक अपना चक्र पूरा करने में, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चला एक श्रृंग एक गर्त, एक पूरा करने में इसको कितना समय लगा, ठीक। ये इसका आवर्तकाल, यानी कि आवर्तकाल ये हो गया, और आवृत्ति जो है वह 1 सेकंड में कितनी बार उन्होंने दोलन किया, ये होगा आवृत्ति। तरंगदैर्घ्य हमने आपको बता ही दिया। आवृत्ति की जो इकाई है वह हर्ट्ज है, ये भी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आवृत्ति की इकाई, तो आप बताएंगे हर्ट्ज है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इन सबको अच्छे से समझा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से समझा है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिएगा। बाकी साउंड के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, कैसे उसकी स्पीड होती है, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। तो फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।